आदाब। हेलो। आज हम जिस फनकार, जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मेरा ऐसा दिल चाह रहा है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब बादशाह आने वाला होता था तो अनाउंस किया जाता था, एक ख़ास तरह का अनाउंसमेंट होता था, बादब बा मुलाहिज़ा होशियार। तो आज मेरा भी दिल चाह रहा है कि ये कहूँ बादब बा मुलाहिज़ा होशियार, इसलिए कि आज हम एक्टिंग के शहंशाह दिलीप कुमार की बात करने वाले हैं। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। आज इस देश के बड़े बड़े कारखानों में मजदूर को हिकारत की नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखा जाता है। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दो पैसे क्या कमा लिए और अपने आप की बड़ा तोप समझिए। तोप ब्रदर, मेम साहब एंटी फोर्स एंटी फ्लैट, राइट? Right, गोपी कम, गुड मॉर्निंग, राइट? right. बुढ़ा मेम साहब कमिंग, पुटिंग लेग इन द मिडिल। साहब इंग्लिश साहब एंडी फोर सर, शट अप नो शट अप किरमिन। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ये तो सब जानते हैं कि दिलीप साहब बहुत बड़े फनकार, बहुत बड़े एक्टर, और उन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म एक्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी हम लोगों को इस फनकार की अजमत, इसकी ग्रेटनेस का पूरा अंदाज़ा हुआ नहीं। कुछ हम शायद अपनी चीज़ों, अपने लोगों की उतनी इज्जत नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। उनको हम इतने गौर से नहीं देखते जितना हमें देखना चाहिए। वो चाहे हमारा म्यूज़िक हो, चाहे हमारा लिटरेचर हो, चाहे वो हमारा आर्ट हो, कहीं हम थोड़ी लापरवाही करते हैं, हम अपने हेरिटेज की वो इज़्ज़त नहीं करते। हकीकत ये है कि दिलीप कुमार दुनिया का पहला एक्टर है जिसने मेथड एक्टिंग की स्क्रीन के ऊपर। आमतौर से ये क्रेडिट मार्लन ब्रांडो को दिया जाता है। मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग ये है कि आप कैरेक्टर को प्ले न कीजिए बल्कि कैरेक्टर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक किसान का रोल कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मैं एक किसान का रोल कर रहा हूं, मैं और किसान नहीं। आप ये सोचिए कि आप किसान हैं और आप अपनी सोच में, अपनी फिक्र में, अपने इमोशन में वो तमाम बातें लाके वो कैरेक्टर ही बन जाइए। ये दुनिया में पहली बार जिस आदमी ने किया है स्क्रीन पे, उसका नाम दिलीप कुमार है। बहरहाल ये तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि वो जहाँ पैदा हुए वहाँ शायद वो सोच भी नहीं सकते थे एक दिन मैं एक्टर बनूंगा। पेशावर में एक बहुत बड़े घराने में जहाँ बहुत बहन भाई पहले से मौजूद थे, वहाँ यूसुफ साहब का जन्म हुआ। कोई 6 बरस की उम्र होगी। उनके वालिद जो कि ताजिर थे फ्रूट्स के, वो बम्बई आ गए बिजनेस के ही सिलसिले में, और यहाँ बहुत बड़ी मंडी थी फ्रूट्स की, क्रैफर्ड मार्केट में। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ वो रह नहीं पाएंगे, इसलिए कि एक तो उनके जो बड़े बेटे अयूब साहब थे उनकी यहाँ तबीयत कुछ एस्थमेटिक थे या जो भी प्रॉब्लम था, वो यहाँ का मौसम उन्हें सूट नहीं कर रहा था, और दिलीप साहब की वालदा की भी तबीयत यहाँ ये इतनी ह्यूमिड उसमें सूट नहीं करती थी उन्हें, और कुछ बीमार रहने लगी। तो बहरहाल डॉक्टर्स ने राय दिया कि आपको बदलना चाहिए अपनी रहाइश, और ये लोग देवलाली, जो मुंबई के पास ही महाराष्ट्र में एक शहर है, वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ अरसे बाद इनको वापस आना पड़ा, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी और वो पूरा एरिया जहाँ ये लोग रहते थे
वो कंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया और सिविलियन को वहाँ से हटने को हुक्म हो गया और मजबूरन इन्हें वहाँ जो इनका बंगला था वो छोड़ के वापस मुंबई आना पड़ा। मुंबई में कुछ दिनों अंजुमन स्कूल में पढ़े। पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी फुटबॉल से थी। हालांकि वालिद साहब बड़े परेशान रहते थे कि भाई क्या तुम, ये एक फुटबॉल है उसके पीछे भागने का, ये भी कोई खेल है? शतरंज खेला करो। देखो हमारे घर में शतरंज खेली जाती है, अक्ल का खेल है। खैर अब वालिद के हुक्म पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, शतरंज भी खेलने लगे जो अक्ल का खेल था, लेकिन दिल फुटबॉल में ही लगा रहा। और अपने स्कूल में फुटबॉल जो क्लब था उसके सेक्रेटरी भी हो गए। आगे इस वक्त 13-14 साल की उम्र थी। ये बात उन्होंने कहीं अपने इंटरव्यू में कही है कि 14 बरस की उम्र तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी थी। तो कहाँ वो सोच सकते थे कि बड़े होके वो क्या करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले। अंजुमन में स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद विल्सन कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद घर के हालात कुछ ऐसे थे कि तालीम अधूरी रह गई और आके घर का ही जो फैमिली बिजनेस था ये उसमें शामिल हो गए। कुछ दिनों यहाँ काम कर रहे थे कि इनको एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिल गया पूना में। पूना में एक मिलिट्री कैंटीन था, उसमें इनको काम करने का मौका मिला एज अ मैनेजर और सैलरी बहुत अच्छी थी, 36 रुपये महीना। अब आपको अजीब लगेगा आज, लेकिन उस ज़माने में शायद 36 रुपये भी अच्छी तनख्वाह थी। सो वो चले गए वहाँ पर। ये जाके उसको कैंटीन को, बड़ी यंग एज थी लेकिन ज़िम्मेदार और स्मार्ट आदमी थे, संभाल लिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि यहाँ जो अंग्रेज़ ऑफिसर हैं वो आते हैं और अपना फ्रूट लेके आते हैं। इनका तो अपना फ्रूट का बिजनेस था ही, तो इन्हें आइडिया आया। इन्होंने जो मालिक था कैंटीन का उससे कहा कि भाई देखिए मैं तो आपका कैंटीन चला रहा हूँ, लेकिन आप कहें तो मैं अपना एक फ्रूट का स्टॉल इसमें खोल लूँ। तो उन्होंने कहा भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो उन्होंने एक फ्रूट का स्टॉल और फ्रूट मंगा लिए और वहाँ स्टॉल बना लिया। अब हुआ ये कि पहले ही दिन 36 रुपये महीना पे जिसने नौकरी की थी उसको पहले ही दिन 22 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये पैसे उनके ठीक कभी 22, कभी 25, कभी 30 रुपये का प्रॉफिट अलग होने लगा। कुछ दिनों में ये ऑर्डर आया कि देखिए साहब, ये कंटोनमेंट एरिया में वही आदमी जो है कुछ खाना पीना कुछ भी बेच सकता है या बना सकता है जिसको सरकारी इजाज़त मिली है कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से कि यहाँ पर वो ये काम करे, और दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनका काम बंद होना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन पे भी गाज गिरी और उनकी नौकरी भी गई। वापस आ गए। वापस आके फिर ज्वाइन किया अपनी फैमिली बिजनेस को, लेकिन कई हज़ार रुपए साथ में लेके आए, ऐसी बात नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी फॉर्चून, बहुत बड़ी दौलत थी। घर के हालात कुछ ऐसे हो गए, वालिद की उम्र और सेहत कुछ ऐसी थी कि उनके लिए मुश्किल हो गया। जहाँ फलों की ख़रीद फरोख्त के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था, तो ये काम करने लगे और ख़ानदान का जो काम था फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए। इसी सिलसिले में कहीं फ्रूट्स की ख़रीदारी के सिलसिले में नैनीताल हो गए, और नैनीताल में कहीं किसी जगह इनकी मुलाकात देविका रानी से हुई। देविका रानी जो अपने ज़माने की बहुत बड़ी हीरोइन थी, और उसके बाद हिमांशु राव बहुत बड़े फिल्म मेकर से उनकी शादी हो गई थी, और इन लोगों का एक बहुत बड़ा स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस था, बॉम्बे टॉकीज़, उसकी वो मालकन थी और वही चलाती थी उसको। उन्होंने इस यंग लड़के को जो शायद 18-19 साल का था देखा, और कोई बात थी जो उन्होंने देखी और कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। ये कुछ हैरान से रह गए कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं फिल्मों में काम करने के बारे में, मैं तो फुटबॉल में ही खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम आओ और हम बात करेंगे तुमसे, तुम कर सकते हो। ये वापस आए, उस बात को भूल गए, ये अपना फिर उसी काम में लगे हुए थे। लेकिन इत्तेफाक ये है कि इनकी एक लोकल ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहे थे तो उसी कंपार्टमेंट में एक साहब बैठे थे। उन्होंने इस लड़के को गौर से देखा, कहले भाई क्या करते हो तुम। तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह का कुछ काम कर रहा हूँ, और दोनों की बात शुरू हुई। उनका नाम था डॉक्टर मसानी। डॉक्टर मसानी एक बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, और इत्तेफाक की बात यह है कि हिमांशु रॉय जो कि देविका रानी के हस्बैंड थे, उनके डॉक्टर भी थे। उन्होंने कहा, उन्हें तो मालूम नहीं था कि देविका रानी ने इनको नैनीताल में ऐसी बात कही है। कहा तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए, तुम में कुछ बात है, तुम एक्टर बन सकते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ है, ये प्रोफेशन जो है तुम्हें बहुत सूट करेगा।
अब कहीं इनके जहन में एक घंटी बजी, ये बात मुझसे देविका रानी ने भी कही थी और ये साहब भी कह रहे हैं, और ये बड़े ज़हीन इंटेलिजेंट पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, क्या बात है, ऐसा क्यों ये लोग कहते हैं? तो इन्होंने सोचा इस बारे में और सोचते सोचते पता नहीं किस दिन और कैसे डिसाइड किया कि ये बॉम्बे टॉकीज चले ही गए। जाके देविका रानी से मुलाकात हुई, उन्होंने इनका कुछ टेस्ट भी लिया और इन्हें साइन कर लिया 3 साल के लिए 500 रुपये महीना पे। तो दिलीप कुमार जो थे, अभी तक तो यूसुफ खान ही थे, लेकिन अब कहा गया कि अच्छा भाई अब आप एक्टर बन रहे हैं और एक कोई ऐसा हीरो जैसा इसका नाम होना चाहिए जो बहुत रोमांटिक लगे। तो पंडित नरेंद्र शर्मा वहाँ थे, उन्होंने कुछ नाम सजेस्ट किए, दूसरे राइटर्स ने नाम सजेस्ट किए, जैसे एक नाम था वासुदेव, एक नाम था जहांगीर, और एक नाम किसी ने सजेस्ट किया दिलीप कुमार। अशोक कुमार साहब उस ज़माने के बहुत बड़े स्टार थे और वो अभी अभी बॉम्बे टाकीज छोड़ के चले गए थे फिल्मिस्तान में। तो ये कुमार की एक वैल्यू तो थी, तो ऐसा लगा कि टक्कर पे दूसरा एक्टर आएगा। किसी भी वजह से दिलीप साहब को भी, या यूं कहिए यूसुफ साहब को भी, यही नाम ज़्यादा अच्छा लगा, दिलीप कुमार। और इस तरह से यूसुफ खान ने दिलीप कुमार का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया। पहली पिक्चर बनी ज्वार भाटा, इसके डायरेक्टर थे अमिया चक्रवर्ती। अमिया चक्रवर्ती एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उन्होंने काफ़ी अरसे बाद भी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म बनाई जो बहुत कामयाब हुई थी, दाग, जिसमें दिलीप कुमार ने एक शराबी का रोल किया था। लेकिन ये जो बात की बात है, ये पिक्चर जो बनी थी ज्वार भाटा, ये कामयाब नहीं हुई। और न सिर्फ ये कि कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसमें दिलीप कुमार की कोई तारीफ भी नहीं हुई। आजकल तो कितने मैगजीन्स हैं और कितने चैनल्स हैं जिन पे फिल्मों के रिव्यू होते हैं और कितने अखबार हैं जिनमें रिव्यू आते हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में शायद हिंदुस्तान में 1 या 2 फिल्म मैगजीन थे, और एक फिल्म मैगजीन जो कि बिल्कुल समझिए फिल्मों की बाइबल माना जाता था, वो था फिल्म इंडिया, जिसे एक बाबू राव पटेल निकालते थे। बड़े काबिल आदमी थे वो। जिन लोगों को फिल्मों से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भी फिल्म इंडिया को पढ़ते थे, इसलिए कि उनका ख्याल था कि बाबू राव पटेल जैसी अंग्रेज़ी लिखते हैं, ऐसे अंग्रेज़ी लिखने वाले हिंदुस्तान में कम हैं। मगर बाबू राव पटेल के कलम से सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं निकलती थी, तेज़ाब भी निकलता था। उनके जो रिव्यू होते थे वो इतने शार्प और रूथलेस होते थे कि इंतहा नहीं। उन्होंने जो रिव्यू दिया उसमें इतनी बुराई की इस नए लड़के की, और उन्होंने कहा भाई ये किसको ले लिया है इन्होंने हीरो। एक तो ऐसा लगता है कि इसने कई दिन से खाना ही नहीं खाया है, इसे खाने ही को नहीं मिलता, इसे विटामिन की ज़रूरत है, ऐसी इसकी सूरत है, और एक्टिंग तो इसे आती ही नहीं, और लगता है इसे कभी आएगी भी नहीं। ये रिव्यू दिलीप कुमार को दिया गया। बहरहाल वो पिक्चर तो चली नहीं, लेकिन इन्होंने फिर एक पिक्चर में उसे लिया। कहीं देविका रानी को यकीन था इस लड़के के टैलेंट पे। प्रतिमा, जिसको डायरेक्ट किया जयराज ने, जयराज जो बाद में आपको एक्टर की हैसियत से पता नहीं कितनों को याद है नहीं याद है, वो भी नहीं चली। फिर एक रिव्यू इनके खिलाफ आया और बड़ी बुराई हुई। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंदर वो जो एक इंसान था जो बड़ा ज़िद्दी और जो बड़ा अपने अहद का पक्का, उसने तय किया कि अच्छा अब ठीक है, अब मैं एक्टर बन गया हूँ और अब ये लोग मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो अब मैं ये काम ठीक से करके ही दिखाऊंगा। इन्होंने सीरियसली फिल्में देखना शुरू की अच्छे एक्टर्स की, हॉलीवुड के। इनका कहना है दिलीप साहब का कि मुझे जेम्स स्टीवर्ट बड़ा पसंद आया था, इंग्रिड बर्गमन मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि बहुत अच्छा काम करती है, और मैं इन लोगों को सीरियसली देखता था कि किस तरह से किस इमोशन को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। उस वक्त तक एक्टिंग, एक अशोक कुमार थे जो थोड़ा सा नेचुरल एक्टिंग करते थे, मोतीलाल थे, वरना जनरल ट्रेंड जो था वो बहुत थिएट्रिकल एक्टिंग का था। इन्होंने अपने आप को सीरियसली अकेले में डेवलप करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसको जो पढ़ते थे उसे आवाज़ के साथ पढ़ के अपनी आवाज़ पे कंट्रोल करना शुरू किया।
उन्होंने सुनते थे कि मेरी आवाज़ स्क्रीन पर कैसी लगती है, क्यों ऐसा, जब रिकॉर्ड होती तो ऐसी क्यों लगती है। अपनी आवाज़ को कल्टीवेट करना और ट्रेन करना शुरू किया। और किस्मत से तीसरी पिक्चर जो मिलन थी, जो कि बेस थी नौका डूबी, जो बड़ी मशहूर कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। नितिन बोस बहुत बड़े डायरेक्टर, नितिन बोस से भी जो रिश्ता दिलीप साहब का बना वो बड़े बरसों चला है। ये नितिन बोस ही थे जिन्होंने बरसों के बाद गंगा जमुना भी डायरेक्ट की, जो द ओनली प्रोडक्शन ऑफ दिलीप कुमार। बहरहाल नितिन बोस ने भी इनको बहुत ट्रेनिंग दी, बहुत संभाला संवारा। लेकिन एक अंग्रेजी में जो कहावत है, थर्ड टाइम लकी, शायद इनके साथ भी हुआ। और इस बार एक ही साल में 2 फिल्में इनकी आई, एक तो मिलन थी और एक दूसरी जो कि बॉम्बे टॉकीज से बाहर इन्होंने पिक्चर की थी, जुगनू। और दोनों बहुत कामयाब हुई, ख़ासतौर से जुगनू तो बहुत बड़ी हिट थी। लेकिन अब अजीब ये दिलचस्प बात देखिए आप कि मिलन की तारीफ की बाबूराव पटेल ने, लेकिन दिलीप कुमार की बुराई की, नहीं कुछ बात नहीं है इसमें। उसके बाद जो जुगनू उसी साल में आई, उसमें फिल्म की बेहद बुराई की, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि इस पिक्चर में दिलीप कुमार ने ठीक काम किया है, डायलॉग ठीक बोल लेता है। तो अब कहीं जाके जुगनू पे वो नर्म पड़े, और नर्म किस पिक्चर पे पड़े जिसपे उन्होंने एक मिशन शुरू कर दिया कि फिल्म बैन हो जानी चाहिए। जुगनू को उस जमाने के जो मोरालिटी थी और जो स्टैंडर्ड थे और जो एस्थेटिक्स थी उसके हिसाब से कहा गया ये बड़ी वल्गर और बेहुदा पिक्चर है। और उन्होंने एक लेटर भेजा, होम मिनिस्टर उस वक्त थे बॉम्बे के, उस वक्त बॉम्बे स्टेट थी, मुरारजी देसाई, कि आपने ऐसी पिक्चरों को रिलीज़ कैसे होने दिया। मुरारजी देसाई ने आओ देखा ना ताओ पिक्चर को बैन ही कर दिया। चंद महीने बैन रही, लेकिन उसके बाद लोगों ने समझाया कि नहीं भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप ज़रा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसी कौन सी उसमें वल्गैरिटी, कौन सी बेहूदगी। और पिक्चर रिलीज़ हुई, और जब दोबारा रिलीज़ हुई तो और बड़ी हिट हो गई। पिक्चर इंतहाई कामयाब रही, और पहली बार थोड़ा सा दिलीप साहब को मीडिया ने भी, जो भी थी मीडिया उस वक्त की, और पब्लिक ने भी पसंद करना शुरू। ये क्या, छोड़िए मेरा हाथ। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की थी, छोड़ा था आपने। जुगनू ने दिलीप कुमार को एक कामयाब एक्टर बना दिया, लेकिन अब आने वाली फिल्में जो हैं बताएंगी कि दिलीप कुमार हैं। मेला, जिसमें पहली बार उन्होंने नरगिस के साथ काम किया, और पहली बार उनकी किसी पिक्चर में नौशाद म्यूजिक डायरेक्टर हुए। नौशाद और दिलीप कुमार का साथ फिर बहुत बरसों तक चला है। उनकी बहुत सारी फिल्मों में नौशाद की ही म्यूजिक रही। मेला भी कामयाब पिक्चर थी। खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जोत जगा ले, जीवन जोत जगा ले। दुनिया है 2 दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। दुनिया है 2 दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। उसके बाद नदिया के पार, जिसमें पहली बार उन्होंने एक हीरोइन जिनका नाम था कामनी कौशल, कामनी कौशल की शायद दूसरी फिल्म थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनके साथ काम किया। कामनी कौशल के साथ उनकी एक टीम बन गई। ये एक बड़ी कामयाब रोमांटिक जोड़ी थी, और इसमें इन्होंने कई फिल्में साथ में की, जैसे आरजू है, शबनम है। लेकिन इन शबनम और आरजू से पहले एक फिल्म जो आई थी, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा, इसलिए कि वो फिल्म ने जो दिलीप कुमार की सही इमेज थी, और ये सारी ट्रेजिक फिल्मों ने हिंदुस्तान की फिल्म को एक ट्रेजेडी किंग दिया था, और वो फिल्म थी शहीद। शहीद एक बहुत कामयाब फिल्म थी, फिल्मिस्तान ने बनाई थी, रमेश सहगल साहब इसके डायरेक्टर थे। ये कहानी एक फ्रीडम फाइटर की थी। आप लोग अभी सोच रहे हैं, इनकलाब कभी नहीं सोचता। इनकलाब एक ही असूल जानता है, तलवार का बदला तलवार और खून का बदला खून। दिलीप साहब भी फिल्म आफ्टर फिल्म खुलते ही चले जा रहे थे, लेकिन ये ट्रेजिक फिल्में जो थीं, जिनमें हर बार एंड में वो डेथ सीन होता था हीरो का, कहीं ना कहीं उन पे असर भी कर रहा था। और अल्टीमेटली एक वक्त तो ऐसा आया कि यह इंसान जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो बन गया था तब तक, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा
कि मेरे अंदर डिप्रेशन चला गया है, और ये वही मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग की वजह थी। लेकिन बहरहाल दिलीप कुमार बन चुके थे, और इसके बाद उन्होंने मिट्टी को छुआ तो सोना हो गई। अगली फिल्म जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है अंदाज। ये एक लव ट्रायंगल था। इस लव ट्रायंगल पे न जाने कितनी फिल्में बनी हैं, लेकिन वो एक कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल लव ट्रायंगल वाज अंदाज। अंदाज के बारे में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तराना एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और तराना में शायद पहली बार मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी बनी। ये जोड़ी बेहद कामयाब थी, और ऑफ कैमरा भी इसकी एक इमेज बन गई, और दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम जोड़ दिया गया। दिलीप कुमार के रोमांटिक सीन्स में एक सरेंडर होता था। आपको लगता है कि ये आदमी ऑब्सेस्ड है, ये लवर है, ये वाकई इससे मोहब्बत करता है, यह आपको फीलिंग होती थी। क्लासिक लेजेंड में एक बार फिर आपका स्वागत। बात हो रही थी अंदाज की। अंदाज में पहली बार दिलीप साहब ने महबूब साहब के साथ काम किया, पहली बार राज कपूर साहब के साथ काम किया। नरगिस जी के साथ तो एक पिक्चर कर चुके थे, मेला। लेकिन महबूब साहब और राज साहब के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा दिलीप साहब के रिश्ते से। जब दिलीप साहब की पहली 2 फिल्में फेल हो चुकी थीं, और उसके बाद तीसरी फिल्म में जिसमें नितिन बोस डायरेक्टर थे, मिलन में फिर बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें लिया, तो हितिन चौधरी साहब से कहीं मुलाकात हुई महबूब साहब की। कह ले भाई वो कहानी तो तुमने बड़ी अच्छी ली है, नौका डूबी, लेकिन ये क्या तुम्हें कोई और एक्टर नहीं मिल रहा है? ये एक लड़का जो इतना ख़राब काम कर चुका है 2 फिल्मों में, तुमने उसे फिर क्यों ले लिया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं देखते हैं। बहरहाल जो भी बात हुई वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन आप ये दाद दीजिए दिलीप साहब को कि इतने अरसे में उन्होंने अपने काम को इतना इम्प्रूव कर लिया था और इतना बेहतर बना लिया था, और अपना सिक्का किसी हद तक तो मनवा ही लिया था, कि आखिर उसी महबूब खान ने उन्हें इस पिक्चर में लिया। राज साहब से भी उनका रिश्ता बड़ा अजीब और बड़ा पुराना रहा है। दिलीप साहब के फादर और राज साहब के ग्रैंडफादर यानी पृथ्वीराज कपूर साहब के फादर की पेशावर से दोस्ती थी। ये दोनों पेशावर के हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते भी थे। इनकी रिलेशनशिप बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने कई बार दोनों को साथ में भी देखा है, बात करते भी देखा है। इनकी दोस्ती भी थी, कहीं एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी था, इसलिए कि दोनों उस वक्त राइजिंग स्टार थे और बरसों तक बड़े स्टार रहे दोनों, और कहीं एक दूसरे के टैलेंट के लिए एडमिरेशन भी था। जैसे कि जब रिलीज हुई ये फिल्म तो दिलीप साहब की बेपनाह तारीफ हुई, और हर इंसान ने, और जब जिक्र हो रहा है तो फिर एक बार कह दूं कि बाबूराव पटेल की फिल्म इंडिया ने भी सुपरलेटिव में दिलीप कुमार की तारीफ की। बहरहाल ये पिक्चर बहुत कामयाब हुई, और इस पिक्चर में चूंकि ट्रेजिक एंड था दिलीप कुमार का, दिलचस्प कहानी थी, तो इसके बाद दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग पूरी तरह एस्टैब्लिश हुई। गलती आपसे नहीं हुई, मुझसे हुई। यही कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मैंने एक अजीब बात आपको बताऊं, जहां जिस वक्त जो कामयाब होता है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, उसकी लोग सभी इज्जत करते हैं, सब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसे बाद में तभी याद रखते हैं अगर वो बहुत अच्छा काम करके कामयाब हुआ। और अगर इसलिए कामयाब हो गया कि बस चल गया था, फिल्म हिट थी, तो बाद में याद नहीं रखते। इसके बाद
दिलीप साहब ने 2 फिल्में की, एक आरज़ू, एक जोगन। मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आरज़ू डायरेक्ट की थी शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद लतीफ़ वो थे जिनकी फिल्म ज़िद्दी में देवानंद को असल में ब्रेक मिला था। और दूसरी पिक्चर जोगन डायरेक्ट की थी केदार शर्मा ने। केदार शर्मा जिन्होंने राज कपूर को ब्रेक दिया था। तो देवानंद को ब्रेक देने वाले और राज कपूर को ब्रेक देने वाले दोनों इस वक्त दिलीप कुमार के साथ काम कर रहे थे। आरज़ू तो बहुत कामयाब बॉक्स ऑफिस पे नहीं हुई, लेकिन जोगन बहुत अच्छी गई और लोगों को याद भी रही। थोड़ी सी एसोटेरिक फिल्म थी। जोगन में एक जोगन का रोल किया था नरगिस जी ने। नरगिस जी और दिलीप साहब ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं। ये भी एक थी और अगली पिक्चर भी दीदार। दीदार की कहानी म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद की लिखी हुई थी। दीदार फिर डायरेक्ट की थी नितिन बोस ने, जिन्होंने उनकी मिलन डायरेक्ट की थी, जो पहली उनकी ठीक चली थी पिक्चर। इस पिक्चर की भी एक लव ट्रायंगल था। इसमें अशोक कुमार थे और इसमें दिलीप साहब ने पहली बार एक ब्लाइंड आदमी का रोल किया था। उसके बाद भी फिर बैराग में शायद किया। तो दिलीप साहब ने कहीं कहा है, मैंने किसी इंटरव्यू में उनके पढ़ा था, कि मैं सोच रहा था कि मैं पहली बार अंधे का रोल कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ। उससे पहले कई लोगों ने किया था तो आंखें बंद रखते थे, तो मुझे ऐसा लगता है ये तो बड़ा इजी वे आउट है कि आंख बंद कर लें, आप अंधे हैं, लेकिन आंख खुली रखूँगा तो मुझे तो दिखाई देगा, तो मैं क्या करूँ। तो कहने मैंने पूछा दादा मुनि से कि आप तो सीनियर हैं, ज़रा कोई राय दीजिए। तो कहले हाँ भाई, मसला तो है, प्रॉब्लम तो है, मगर देखो एक बात बताऊँ, वो महालक्ष्मी स्टेशन के पास मैं गाड़ी में से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक अंधा फ़कीर है। वो गाड़ी रुकती है ट्रैफिक सिग्नल पे, वहाँ देखा मैंने, उसकी आंखें खुली रहती है। तुम जाके उसे गौर से देखो कि वो कैसे खड़ा रहता है और कैसे टर्न करता है, क्या करता है। अब देखिए, ये काम के शौक की बात है। तो दिलीप साहब गए और उस फ़कीर को देखा, बल्कि उस फ़कीर से थोड़ी दोस्ती भी कर ली और फिर उससे काफ़ी बातें करते रहे। कई दिनों से मिले, उसे कहीं बुला भी लिया और वो कैसे बात करता है, कैसे हंसता है, किस तरह से टर्न करता है, आंखें खुली हैं फिर भी उसे नहीं दिखाई देता, क्यों, कैसी लगती हैं आंखें। और उन्होंने उस चीज़ को इंटरनलाइज किया, समझे उसे। ये लो कविराज सरकार। अरे कविराज, तुम्हारी आंखें नहीं? आंखें रह गई हैं सरकार, रोशनी जाती रही। ओह, तुम्हारी तो दुनिया अंधेरी हो गई। जब बाहर अंधेरा हो जाता है तो घर के चिराग जल उठते हैं। बहुत अच्छा काम था उनका। एक अब चलते चलते आपको एक और बात बताऊं, मैंने तो फिल्मों में गाने लिखे ही हैं, मेरे फादर ने भी लिखे हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर वो भी पोएट थे। उनका एक शेर दीदार में दिलीप साहब ने गाया। एक गाना जब शुरू होता है, हुए हम जिसके लिए बदनाम, उससे पहले एक दोहे की तरह एक शेर आता है, असीरे पंजे अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे। ये मेरे ग्रैंडफादर का है। तो इस शेर की वजह से हमारा सॉन्ग राइटिंग का तकरीबन समझिए 3 पीढ़ी का रिश्ता हो गया। असीर पंजाए अहदे शबाब कर के मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। और इसके बाद जो फिल्म दिलीप साहब की याद आती है वो है तराना। तराना एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी और तराना में शायद पहली बार मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी बनी। ये जोड़ी बेहद कामयाब थी और ऑफ कैमरा भी इसकी एक इमेज बन गई और दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम जोड़ दिया गया और बड़ी कहानियाँ बनती रहीं उसके बारे में। अब उनमें से कितनी सच्ची थी कितनी नहीं थी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहरहाल उस रोमांटिक इमेज ने फिल्म को और आने वाली फिल्मों को भी यकीनन कुछ न कुछ ज़्यादा दिलचस्प बना दिया। तराना में एक गाना है जो हीरोइन गा रही है यानी मधुबाला और हीरो सुन रहा है दिलीप कुमार।
और कुछ नहीं कर रहा, वाकई सुन ही रहा है। मान तोरे नैनवा निंदिया दिलीप साहब ने अपनी जिंदगी में जो रोमांटिक सीन्स किए हैं, और मैं उनकी बहुत से सीन्स की मिसाल दूंगा आपको, वो क्यों रोमांटिक लगते थे। शायद उसकी एक वजह ये थी कि जब वो हीरोइन को देखता था तो लगता था कि वो हीरोइन को देख रहा है, हीरोइन में दिलचस्पी ले रहा है। मैं तो अक्सर फिल्मों में देखता हूँ रोमांटिक सीन में हीरो ऐसा लगता है अपने ऊपर आशिक है, लड़की पे नहीं। वो लड़की में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने ही में खुश है। उसे अपने होते हुए किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। उसे अपने आप से इतनी मोहब्बत है कि उसके और उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। वो लड़की बैठी है बेचारी। लेकिन दिलीप कुमार के रोमांटिक सीन्स में एक सरेंडर होता था। वो जब देख रहा है, वो गा रही है, और एक आध बार हल्का सा मोमेंट है कि वो एक बाल, एक लट जरा सी गिर गई है हीरोइन की, और वो आहिस्ता से उसे ठीक कर देता है और फिर देखता रहता है। तो आपको लगता है कि ये आदमी ऑब्सेस्ड है, ये लवर है, ये वाकई इससे मोहब्बत करता है, यह आपको फीलिंग होती थी। बहुत खूबसूरत वो फिल्म थी, और उसमें बड़े रोमांटिक मोमेंट्स तो ऐसे हसीन थे कि देखने के काबिल। ये हाथ हटा लो यहाँ से। हाथी तो रखा था, कौन सी गोली मार दी थी जो भिन्ना रहे होते तो। हाँ? बापू ने कहा है ना, मेहमानों से मीठा बोलो है। उसके बाद दाग, बहुत ही कामयाब फिल्म। दाग फिर उसी डायरेक्टर ने बनाई थी जिन्होंने पहली पिक्चर बनाई थी, जवाहर भाटा, अमिया चक्रवर्ती। दाग में दिलीप साहब ने एक शराबी का रोल किया और बड़े खूबसूरत अंदाज से किया। उसमें एक गाना उनका बहुत बहुत कामयाब हुआ था, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। उसके बाद वो फिल्म जो उन्होंने महबूब साहब के साथ की, आन। आन एक कॉस्ट्यूम फिल्म थी। ये पहली पिक्चर थी दिलीप कुमार की या महबूब साहब की जो कलर में थी, टेक्निकलर में। ये इस कॉस्ट्यूम फिल्म में दिलीप कुमार एक बहादुर, ईमानदार लेकिन गरीब नौजवान बने थे, जो एक मगरूर शहजादी पे आशिक हो जाता है, और उसमें कुछ टेमिंग ऑफ श्रू का एंगल भी था। और एक नई लड़की नादरा ने उसमें उस शहजादी का रोल किया था। निम्मी जी भी उस फिल्म में थी, प्रेमनाथ थे, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने भी। ये पिक्चर बहुत कामयाब रही, और इसमें दिलीप कुमार इंतहाई हैंडसम और इंतहाई डैशिंग लगे, और उनकी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से आन के साथ फिर एक बहुत बड़ी लीप ली। अब दिलीप साहब अनडिस्प्यूटेडली हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्टर और नंबर 1 स्टार थे। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको शूट कर दूंगी। जिस चीज पर मैं काबू पा लेता हूँ, उस पर मेरा कब्जा हो जाता है। महबूब साहब ने एक दिन उनसे कहा कि हमारे एक दोस्त हैं चंदूलाल शाह, तुमने नाम रखा है, साहब कौन नहीं जानता, बहुत बड़े आदमी हैं। चंदूलाल शाह साहब रंजीत स्टूडियो के मालिक थे, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था उनका। कहले वो तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी, तुम उससे जाके मिलो और हो सके तो उनकी फिल्म ज़रूर करना। दिलीप कुमार उनसे मिलने गए। अब ये उस ज़माने की तहजीबें थी कि इतना बड़ा स्टार जो है वो अगर सीनियर प्रोड्यूसर है तो उससे मिलने खुद जा रहा है। अब ज़रा इस तरह की बातें कम होती। चंदूलाल शाह ने कहा कि भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, फुटपाथ। ज़िया सरहदी मेरे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी एक बड़ी कामयाब फिल्म बनाई है, हम लोग, और मैं तुम्हें पिक्चर में लेना चाहता हूँ। कहा जी ज़रूर, मैं करूँगा। मैं महबूब साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे मिल लूँ और बहुत मुतासर हूँ आपसे, वगैरह वगैरह। और उनका भाई कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। अब ये बड़ी उस ज़माने में ज़िंदगी बड़ी सादा और सिंपल थी, 1 मिनट में बात हो जाती थी, वही कभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते थे। अब तो बड़ा हर काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट दिलीप साहब के सामने रख दिया गया चंदूलाल शाह के ऑफिस में। उन्होंने देखा कि उसमें 20,000 रकम लिखी है, जबकि वो
इससे ज़्यादा में पिक्चर कर चुके थे 30,000 में, मगर चंदूलाल शाह की इज्जत में उन्होंने कहा नहीं, दस्तखत कर दिया और वो पिक्चर शुरू हुई जिसका नाम था फुटपाथ। खयाम साहब जो अभी भी फिल्मों में म्यूज़िक देते रहते हैं कभी कभार, उनकी म्यूज़िक थी उस पिक्चर में। फिल्म की शूटिंग चलती रही, इस बीच में ईद का त्यौहार आ गया तो चंदूलाल शाह का फ़ोन आया दिलीप साहब को, ईद की मुबारकबाद दी और कहने भाई सुनो तुम ईद मनाने हमारे घर आओ। तो दिलीप साहब ईद के दिन चंदूलाल शाह के घर चले गए और बात होती रही। उसके बाद जब उठे तो चलते वक्त दरवाजे पे चंदूलाल शाह ने कहा भाई बड़े जो हैं छोटों को ईदी देते हैं, वो जो पैसे देने की एक रस्म है, तो ये लिफाफा दिया, ये तुम्हारी ईदी है। इन्होंने ले लिया, कार में बैठ गए, चले जा रहे थे। ये किस्सा मुझे खुद दिलीप साहब ने ही सुनाया। रास्ते में ऐसी ख्याल है उनका 100-200 रुपये होंगे उसमें। खोला तो उसमें एक चेक था 10,000 का। तो हक्का बक्का रह गए। उनका भाई गाड़ी मोड़ो। वापस गए चंदूलाल शाह के घर। उनका साहब आप ईदी देते, मुझे 100 रुपये दे देते, 200 दे देते, 1,000 दे देते, ये क्या है? ये तो आप मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो चंदूलाल शाह ने कहा नहीं भाई, ज़्यादती तो तुमने हमारे साथ की थी। तुमने 20,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, हमें तो पता नहीं था कि तुम 30,000 में पिक्चर कर चुके हो, तुमने हमें बताया नहीं। तो ये ज़्यादती तो तुम्हारी थी, ये 10,000 तो अब तुम्हें लेने पड़ेंगे। कैसे लोग थे, क्या उनका एटीट्यूड था ज़िंदगी पे, क्या रवैया था। और अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते मालूम नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। इसके बाद दिलीप साहब ने फिर एक पिक्चर की महबूब साहब के साथ अमल। ये उनकी आखिरी फिल्म थी महबूब साहब के साथ। उसके बाद उन्होंने महबूब साहब के साथ कभी दोबारा काम हो नहीं पाया, हालांकि होने के चांसेस थे। और इसमें भी फिर मधुबाला जी थी और फिर निम्मी जी थी। पिक्चर बहुत कामयाब नहीं हुई। शायद इसमें जो हीरो की एक सर्टन सी ग्रे या नेगेटिव शेड था कैरेक्टर में, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा, या शायद वो दिलीप कुमार पे लोगों को नहीं अच्छा लगा, इसलिए कि उस वक्त तो दिलीप कुमार की बाकायदा पूजा शुरू हो गई थी, या हाल तक के कॉलेज में लड़कियां दिलीप की कसम खाती थी। तो अब ऐसा देवता ज़रा सा भी गलत काम कर जाए, ये शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद एक इम्कान था, एक चांस हुआ था मदर इंडिया में। एक्चुअली जब मदर इंडिया महबूब साहब ने प्लान की थी तो ओरिजिनली वो बिरजू के रोल में दिलीप साहब को ही लेना चाहते थे, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। कुछ शायद दिलीप साहब भी अनकंफर्टेबल थे कि जिस हीरोइन के साथ मैंने इतनी रोमांटिक फिल्में की हैं, अब वो मैं बाप माँ और बेटा लोग पसंद करेंगे या ऑकवर्ड लगेगा, तो कुछ हो नहीं पाया। और सच्ची बात तो है कि मुझे बहुत खुशी है कि नहीं हो पाया, इसलिए कि शायद अगर वो ये रोल कर लेते तो अब इसमें भी गांव का आदमी जो बाद में डाकू बन गया, तो फिर शायद गंगा जमुना ना बनाते, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। बहरहाल बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अगर एक्टर सिर्फ वही कहे जो डायलॉग है, जो कागज़ पे लिखा हुआ है, तो फिर एक्टर में और न्यूज़ रीडर में फ़र्क क्या है? एक्टर वो बातें भी कह सकता है, एक अच्छा एक्टर, कि जो लिखी हुई नहीं है, जो शब्दों में नहीं है, लेकिन कन्वे हो रही है। ये जो डिटेलिंग परफॉर्मेंस की थी, ये अब नहीं देखने को मिलती है। अच्छे काम करने वाले भी हैं, लेकिन अच्छे और बहुत अच्छे में, वेरी गुड और एक्सीलेंट में जो फ़र्क है, वो फ़र्क दिलीप कुमार में और दूसरों में रहा। क्लासिक लेजेंड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको पहले
कहा था कि एक के बाद एक दिलीप साहब जिस तरह की फिल्में कर रहे थे, उनके ट्रेजिक एंड थे या बहुत ही ड्रामेटिक फिल्में होती थी जो उनकी साइकी पे, उनके दिल पे, उनके जहन पे बहुत गहरा असर डाल देती थी। वो उन्हें रोल्स को इतना अपना लेते थे और उनके साथ ऐसे जीते थे कि वो पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो गए थे और जाके उन्होंने लंदन गए और बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट से मिले और उन तमाम डॉक्टर्स ने इनको राय ये दी कि आप ऐसा कीजिए कि अब आप कुछ दिनों ये वो फिल्में करना बंद कीजिए जिसमें एंड में आप मर जाते हैं। आप कुछ लाइट हार्टेड फिल्में कीजिए ताकि आपका मिजाज बदले और आपके दिल से ये बोझ जो ड्रामे का आ गया है ये हटे। और शायद इसी वजह से उन्होंने एक फिल्म की साउथ में, आज़ाद। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी फिल्म में साथ में काम कर रहे थे और फिल्म जो थी वो एक बड़ी लाइट हार्टेड फिल्म थी और इसमें दिलीप साहब ने कई गेटअप्स भी किए और तरह तरह के अंदाज स्वांग भरे और बहुत दिलचस्प काम इसमें उनका था। इसमें विलन उनके हमेशा के जो विलन रहे प्राण साहब वो थे और पिक्चर बहुत ही कामयाब। मैं कोई अवतार नहीं जो आकाश से धरती पर बेसहारों की मदद के लिए आता है। मैं एक इंसान हूं और मेरा नाम आजाद है। मैं समझता हूँ 1955 जिस साल ये पिक्चर आई थी शायद दिलीप साहब के करियर के बहुत ही बिजी बरसों में से एक था, इसलिए कि ये एक बरस है जिसमें दिलीप साहब की 3 पिक्चरें रिलीज हुई। ऐसा कभी होता, वरना इनके तो 1.5 साल में 2 साल में एक फिल्म आया करती। इंसानियत, ये शायद पहली और आखिरी बार दिलीप कुमार और देवानंद एक पिक्चर में आए। उसके बाद जो तीसरी फिल्म थी 1955 की जो कि बहुत कामयाब फिल्म थी, यानी तीनों ही कामयाब फिल्में थी, वो थी उड़न खटोला। उड़न खटोला, हालांकि मैंने बचपन में जिस दिन सुबह मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उस दिन मुझसे पूछा गया था कि बेटा आज तुम्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुम्हारा एडमिशन हुआ है, इसकी खुशी मनाते हैं, तो 2 काम कर सकते हैं शाम को, या तो हम तुम्हें जू ले चले और तुम्हें जू दिखाएं या पिक्चर देख लो। तो मेरे ख्याल से मैंने सही फैसला किया और कहा कि मैं फ़िल्म देखूंगा। अब क्या उम्र रही होगी उस वक्त, 6 साल 5 साल जो भी। और आन ज़िंदगी में मैंने पहली दिलीप कुमार की फिल्म देखी थी जो कि मुझे थोड़े थोड़े वो दिल में छुपा के प्यार का तूफ़ान ले चले, बग्गी पे गाते हुए, ऐसे कुछ 2-4 सीन मेरे जहन में थे। पूरी पिक्चर मुझे याद नहीं थी, वो मैंने बाद में जब देखी तो देखी। लेकिन होश में जो मैंने पिक्चर देखी जब मैं 10 बरस का था और जो मुझे ठीक से याद है वो थी उड़न खटोला और इंसानियत। उड़न खटोला फिर एस.यू. सनी साहब की बनाई हुई थी और ट्रेडिशन के मुताबिक फिर बहुत सुपरहिट थी। हालांकि इसकी कहानी बड़ी अजीब सी थी कि एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, पिक्चर शुरू होती थी और नीचे निम्मी घोड़े पे बैठी हुई हवाई जहाज़ के नीचे नीचे चल रही है और गाना गा रही है, मेरा सलाम ले जा दिल का पैगाम ले जा उड़न खटोले वाले राही। नौशाद साहब का उसमें म्यूजिक था। ये गाना बड़ा बड़ा पॉपुलर हुआ था। सलाम ले जा दिल का पैगाम ले जा उल्फत का जाम ले जा उड़ने खटोले वाले राही उड़ने खटोले वाले राही। इसके अलावा भी उस फिल्म के मोहब्बत की राहों में चलना संभल के और क्लाइमेक्स एक गाने पे ही था, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। इंतहाई कामयाब फिल्म, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ हेवी पिक्चर। लेकिन ट्रेजेडी किंग को कोई कैसे छोड़ देता ट्रेजेडी स्टोरी के बगैर। तो जितनी लाइट हार्टेड बातें इसमें उड़न खटोला में या आज़ाद में हो गई थी, उनका कॉम्पनसेशन अगले ही साल हो गया। 1956 में दिलीप साहब ने देवदास की। देवदास इस मुल्क में कम से कम 12-13 बार बनी है। बंगाली में बनी है, तमिल में बनी है, तेलुगु में बनी है, मलयालम में बनी है और हिंदी में भी 3 बार बनी। लेकिन दिलीप कुमार और बाकियों में क्या फ़र्क है, अगर समझना है तो आप दिलीप कुमार की देवदास देख लीजिए और बाकी देवदासें भी देख लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं। इसमें उनकी पार्वती जो थी पारो, वो सुचित्रा सेन थी और चंद्रमुखी विजयंती माला। बहुत खूबसूरत फिल्म थी और उसमें जो एंड का ख़ास तौर से सीक्वेंस है, जो कि बिमल रॉय जो कि डायरेक्टर थे, उन्होंने वाकई कमाल कर दिया था। लास्ट सीक्वेंस में जो देवदास का ट्रेन का सीक्वेंस है
और दिलीप साहब ने क्या काम किया था, मुझे उनका एक शॉट भुलाए नहीं भूलता है कि जहाँ वो शराब पी पी के धीरे 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 मौत के करीब हो रहे हैं और वो उनका नौकर जो नज़ीर हुसैन ने रोल किया था, धर्मदा, उनके साथ है, और आखिर में वो उससे कहते हैं कि चलो अच्छा मुझे मेरे गांव वापस ले चलो। मैं वो डायलॉग रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें कि किस तरह से उन्होंने कहा है। और वाकई ऐसा लगता है कि एक्टर के चेहरे पर मौत आ चुकी है। ये शॉट्स जो थे वो दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाते थे। देवा, फिर गांव ही लौट चल। गांव, हाँ, ये ठीक है। ये खोखला बदन भी तो वहीं की मिट्टी है न धरंदा। ये जो डिटेलिंग परफॉर्मेंस की थी ये अब नहीं देखने को मिलती है। अच्छे काम करने वाले भी हैं, लेकिन अच्छे और बहुत अच्छे में, वेरी गुड और एक्सीलेंट में जो फ़र्क है वो फ़र्क दिलीप कुमार में और दूसरों में रहा। इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसे शायद आज आप उस स्क्रिप्ट को लेके जाएं तो 90%, 99% स्टार शायद रिफ्यूज़ ही कर देंगे काम करने से, इसलिए कि उसके सेकेंड हाफ में कागज़ पे आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिवाय इसके कि सारे लोग मिलके हीरो के साथ एक सड़क बना रहे हैं और तो कुछ हो नहीं रहा है। ये कैसी कहानी है भाई? उसका नाम था नया दौर। दिलीप कुमार जो अपने पॉइज, अपने सोफिस्टिकेशन, अपने ठहराव के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक तांगे वाले का रोल किया और उसमें उनकी मैनरिज्म, उनका चलना, उनका बात करना, उनका पलट के देखना, उनका हंसना, वो वाकई लगता था कि ये आदमी तांगे वाला ही होगा। बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी B.R. चोपड़ा साहब ने, और पहली दफ़ा मेरे ख़्याल से जिस तरह से भांगड़ा इस्तेमाल किया गया था फिल्म में, वो पहली दफ़ा हुआ। तेरी चाल है नागन जैसे जोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। एक से एक खूबसूरत गाना था और दिलीप साहब का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का। और जो उनके फैंस थे वो तो जाहिर है कि बहुत ही खुश हुए पिक्चर देख के, इसलिए कि इसमें वो एक बिल्कुल नया दिलीप कुमार उन्हें दिखाई दिया जो दूसरी ही तरह का है और दूसरे अंदाज से बात कर रहा है और उसका दूसरा रूप है। एक रुपए सवारी यात्रा, एक रुपए सवारी, एक रुपए सवारी यात्रा। हाँ, एक रुपए सवारी। आओ आओ, एक रुपए सवारी यात्रा। अरे हमें यात्रा नहीं बस्ती जाना है। हाँ हाँ, तो बस्ती चलो। क्या लोगे? जो मन में आए सो दे देना। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो फिल्में बनी हैं दोस्तों वो रोमांटिक ही हुई हैं। अब जब हज़ारों रोमांटिक फिल्में बनी हैं तो उनमें अगर दो एक फिल्मों का नाम लेके आप कहें कि ये बेहतरीन रोमांटिक फिल्में थी तो ये मामूली काम नहीं। मुझे ज़ाती तौर से लगता है कि अगर 2 या 3 बेहतरीन रोमांटिक फिल्में आप चूज़ करें जब से फिल्में बन रही हैं इस मुल्क में, तो अगर 3 भी आपने चुनी तो मधुमती के बगैर वो लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। मधुमती बिमलदा की बनाई हुई फिल्म थी, दिलीप साहब, विजयंतीमाला, सलील चौधरी की कमाल की म्यूज़िक, शैलेंद्र के बड़े खूबसूरत गीत और बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस। दिलीप साहब ने भी बहुत कमाल का काम किया था। अब उसमें एक सीन था कि विजयंतीमाला जो है वो एक पहाड़ी लड़की है, ट्राइबल गर्ल है, और जो शहर से आए हैं यहाँ काम करते हैं और इस लड़की से इश्क हो जाता है और वो लड़की इनको एक जगह दिखाने के लिए ले जा रही है। अब जाहिर है कि पहाड़ी लोग हैं, उनके लिए तो इन पहाड़ियों पे चढ़ना या नीचे भागना या दौड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप कभी हिल स्टेशन पर जाइए और किसी पहाड़ी से पूछिए कि भाई वो जगह कहाँ, वो कहता पास में ही है, भाई यूँ जाके यूँ मुड़ जाओ। वो जो पास बताता है वो 4 मील होता है। तो इन लोगों को थकन नहीं होती इसलिए कि इन्हें आदत है इन पहाड़ियों पर चलने की, लेकिन जो शहर का आदमी है उसको आदत नहीं होती। अब आप देखिए आज तो अगर हीरो हो तो कहेगा मैं और थक गया, मैं और लड़की तो भाग रही है और मेरी सांस फूल जाए, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी हीरो इमेज के खिलाफ होगा। लेकिन किस तरह से दिलीप कुमार ने ये सीन किया कि जहाँ वो लड़की हाथ पकड़ के वो तो भागती चली जा रही है, मैं इनको ज़रा ऑकवर्ड होता है भाई कैसे जाऊँ मैं, और आखिर में वो एक टॉप है पहाड़ी का जहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ पर एक कुछ मंदिर जैसी चीज़ है जो इन ट्राइबल्स की है।
अब ये जो है वो तो उन्होंने आउटडोर में शूट किया था, ये हिस्सा जो आया है जहां ऊपर आते हैं ये इंडोर में है। वो जो समझता है इन डिटेल्स को बता देगा आपको। लेकिन जब एंटर होते हैं दिलीप साहब तो आपको ऐसा लगता है कि यह आदमी 4-5 मील दौड़ के आया है, अब सांस नहीं फूल रही है लेकिन एक थकन सी है, और वो चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं कितनी शांति है यहाँ, और वो जैसे यहाँ रिलैक्स करता है ये आदमी, तो आपको लगता है कि वाकई ये अब यहाँ इसको सुकून मिला है, वरना सफ़र तो बहुत टेढ़ा था। ये आपको महसूस होता है उसके परफॉर्मेंस। वैसे कितनी शांति है यहाँ। है ना? ये बारीकियां कहाँ मिलती है जो दिलीप कुमार के परफॉर्मेंस में है। उसके बाद जो बहुत बड़ी हिट उसी साल में आई दिलीप साहब की, नहीं एक साल बाद 59 में आई, वो थी पैगाम। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पैगाम नागी रेड्डी साहब की बनाई हुई थी, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन फिल्म उन्होंने बनाई थी सोशलिज्म के बारे में। यानी एक फैक्ट्री है जिसका मालिक मजदूरों से 3 महीने के बोनस पे सिग्नेचर लेता है और देता 1 महीने का बोनस है। वहाँ आके दिलीप साहब नौकरी करते हैं और फिर मालिक से उनका झगड़ा, मजदूर एक तरफ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, इस तरह के कुछ आइडियलिज्म के गीत और ये वो मुकाबला। आप एक बात देखिए कि जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ फिल्म बन रही है वो कैपिटलिस्ट ही बना रहा है, इसलिए कि कैपिटलिस्ट को ये समझ है कि अगर मैं कैपिटलिज्म को बुरा कहूँगा तो आम आदमी को अच्छा लगेगा। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान में सोशलिज्म की और सोशलिस्टिक पैटर्न की बातें होती थी, तो इससे भी अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी क्यों छोड़ा जाए। इस फिल्म में दिलीप साहब ने बहुत खूबसूरत काम किया था। इसमें एक सीन है जहाँ ये नए नए मिले हैं हीरोइन से, जो विंतीमाला ने काम किया था, और वो बताते हैं कि मैंने अप्लाई किया है नौकरी के लिए और 2-3 दिन में मालूम हो जाएगा कि नौकरी मिल जाएगी कि नहीं। अगर मिल गई तो रुक जाऊंगा इस शहर में, नहीं तो फिर किसी और शहर चला जाऊंगा नौकरी ढूंढने। टेक्स्ट ये है, डायलॉग ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये हीरो हीरोइन से ये बात कह रहा है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो उसे कोई और मैसेज भी दे रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। मेरे चले जाने के बाद आप इस बहरूपी को कभी याद करेंगे? आप सचमुच चले जाएंगे? आपसे मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा। आपको महसूस होता है कि इन दोनों के बीच में एक कोई रोमांटिक टेंशन सा डेवलप हो रहा है। देखिए, अगर एक्टर सिर्फ वही कहे जो डायलॉग है, जो कागज पे लिखा हुआ है, तो फिर एक्टर में और न्यूज़ रीडर में फ़र्क क्या है। एक्टर वो बातें भी कह सकता है, एक अच्छा एक्टर, कि जो लिखी हुई नहीं है, जो शब्दों में नहीं है, लेकिन कन्वे हो रही है। ये बात दिलीप साहब ने अपनी एक्टिंग में बार बार की है। और भी फिल्में हैं और कैसी कैसी फिल्में हैं, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे। अब ये तो एक ऐसा समंदर है दिलीप कुमार कि उसको आप एक एपिसोड में कहाँ समेटे। खैर सिमटेंगे तो बाद में भी नहीं, लेकिन ये कि बाकी बातें और बाकी फिल्मों के बारे में बातें अगले हफ्ते फिर करेंगे 7:30 बजे रविवार को। ठीक है, तो मुलाकात होती है।